Welcome, I am Dr. Afaq Naeem, and in this lecture I will discuss about schizophrenia. Schizophrenia एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हॉस्पिटल में भी आपको इस तरह के पेशेंट्स आपको यूजुअली आपको इवन एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट भी आपको इस तरह के पेशेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको अपनी डिल्यूजन्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी हेलुसिनेशंस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो बेसिक नॉलेज इस डिज़ीज़ की होना बहुत ज़रूरी है। साइकेट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ में से है। तो स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए सबसे पहले मैं साइकोसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा कि साइकोसिस का मतलब क्या है। तो साइकोसिस जिस तरह से आपको वर्ड पे ही आप स्ट्रेस करें, तो जिस तरह हम अपनी लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं साइको, उसी वर्ड से बना है साइकोसिस। तो साइकोसिस बेसिकली आप तब लेबल करोगे इन विच पेशेंट विल बी हैविंग बिलीव्स और परसेप्शन डेट आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी से हटकर अनरियलिस्टिक जब पेशेंट के कॉन्सेप्ट्स या बिलीव्स होंगे और उसके अगेंस्ट एविडेंस होगा भी, लेकिन फिर भी पेशेंट कहेगा कि नहीं ये इसी तरह ही है। तो अनरियलिस्टिक बिलीव्स और अनरियलिस्टिक परसेप्शन जिसमें फिर आपके पास हेलुसिनेशंस आती हैं। तो जब ये एग्जिस्ट करती हों तो देन वी लेबल इट एज साइकोसिस। तो अगर इसको आप इजी लैंग्वेज में करें तो इसका मतलब है लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, कि रियलिटी से हटकर अनरियलिस्टिक परसेप्शन और बिलीव्स। तो साइकोसिस के आगे पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, तो वो आगे स्किज़ोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोसिस इज डिसरप्टिव थॉट्स और परसेप्शन, और इन अदर वर्ड्स जैसा कि मैंने आपको बताया लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय साइकोटिक सिम्टम्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में वी हैव डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। आप में से जो भी इस वक्त लिसनर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन वर्ड्स को पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ, फॉल्स या फिर अनरियलिस्टिक बिलीफ है दैट इज हेल्ड विद कन्विक्शन डिस्पाइट एविडेंस टू कॉन्ट्रेरी। हेल्ड विद कन्विक्शन डिस्पाइट एविडेंस टू कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहो भी तो भी वो अपने अनरियलिस्टिक बिलीव्स पे उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा और वो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा होगा। तो डिल्यूजन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉल्स और अनरियलिस्टिक बिलीफ इज डिल्यूजन, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक उसमें होता है परसिक्यूटरी। परसिक्यूटरी में जो पेशेंट का ये फॉल्स बिलीफ होता है कि जो बाकी सारे हैं दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ठीक है। तो परसिक्यूटरी टाइप में क्या है कि उसका फॉल्स बिलीफ है दैट एवरी वन इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, कि मैं ठीक हूँ और सारे मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसी तरह एक डिल्यूजन होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस में फॉल्स बिलीफ होता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ और मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ और बाकियों से सुपीरियर हूँ, डिफरेंट हूँ। तो इस तरह की अप्रोच के आई एम मोर पावरफुल और आई एम मोर सुपीरियर टू अदर, ये वाला फॉल्स बिलीफ, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये भी आपकी डिलीजन की टाइप है। फिर कुछ हमारे पास अक्सर जो हैं पेशेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। वन इज़ हाइपोकॉन्ड्रियकल। हाइपोकॉन्ड्रियकल में ये होता है कि जो पेशेंट है हमारा उसको फॉल्स बिलीफ होता है दैट वन हैज़ कैंसर, इस तरह का बिलीफ कि मुझे कोई सीरियस डिजीज़ है जिस तरह के कैंसर। फिर निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक इज़ अ फॉल्स बिलीफ जिसमें आपके पास इस तरह के निहिलिस्टिक बिलीफ है कि मैं मर चुका हुआ हूँ और जो है माई हेड इज़ मिसिंग, तो दिस इज़ निहिलिस्टिक। ग्रैंडियोस का मैंने बता दिया कि वन हैज़ स्पेशल पावर्स, ही सुपीरियर। परसिक्यूटरी का मैंने आपको बताया कि अदर्स आर आउट देयर टू हार्म वन, कि मुझे सारे नुकसान पहुंचाने के लिए प्लॉट कर रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रियकल है कि एबनॉर्मल बिलीव दैट वन हैज़ कैंसर। इरोटोमैनिक। इरोटोमैनिक जो इरोटिक वर्ड है वो बेसिकली होता है जो है रिलेशनशिप और इस तरह के लिए। तो इरोटोमैनिक में पेशेंट को फॉल्स बिलीव होता है कि मेरा एक ख़ास रिलेशन है, हालांकि दूसरे इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ता होता और बेशक वो हो सकता है वो उसकी ज़िंदगी में आप एग्जिस्ट भी ना करते हो, ठीक है। तो फॉल्स बिलीव दैट पेशेंट हैज़ स्पेशल रिलेशन विद समवन इज़ इरोटोमैनिक। तो डिल्यूजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि डिल्यूजन इज़ फॉल्स बिलीफ
आउट ऑफ कीपिंग विद पेशेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड, कि एक तो होता है ना पेशेंट के कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, आपको सोसाइटी की तरफ से भी कुछ बिलीव्स मिलते हैं, लेकिन ये कल्चरल बैकग्राउंड से हट के ऐसा अनरियलिस्टिक सा बिलीफ दैट इज़ हेल्ड विद कन्विक्शन डिस्पाइट एविडेंस टू कॉन्ट्रेरी, कि आप उनको रीजनेबल लॉजिक्स दोगे भी तो वो उस बिलीफ को परसू करेंगे, जिसमें हमने कहा परसिक्यूटरी है, हाइपोकॉन्ड्रिकल है, ग्रैंडियोस है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है, निहिलिस्टिक है कि मैं मर चुका हूँ, मेरा सर नहीं है, और इरोटोमैनिक है जिसमें पेशेंट को लगता है कि मेरा स्पेशल रिलेशन है विद समन, हालांकि दूसरे के लिए वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हेलुसिनेशन, एक चीज़ होती है परसेप्शन। परसेप्शन आप कहते हैं परसीव करना, कि जिस तरह के डिफरेंट आपके पास मोडालिटी ऑफ परसेप्शन है, जिस तरह आपके पास टेस्ट है, आप टेस्ट को परसीव करते हो, स्मेल है, स्मेल को आप परसीव करते हो, विजन आप देख के चीज़ों को परसीव करते हो, ऑडिशन आप सुनते हो और परसीव करते हो। तो हेलुसिनेशन इनमें से किसी भी मोडालिटी में अगर पेशेंट चीज़ें परसीव कर रहा है जबकि वो स्टिमुलस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सो हेलुसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, कि ऐसी चीज़ें परसीव कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल पेशेंट को विजन्स आ रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पेशेंट आवाज़ें सुन रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वही बात जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब की थी कि अनरियलिस्टिक थॉट्स एंड परसेप्शन ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आपके पास साइकोसिस के। तो जो जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं वो हेलुसिनेशंस हैं, और जो अनरियलिस्टिक परसेप्शन जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं वो डिल्यूजन्स हैं, और जो अनरियलिस्टिक परसेप्शंस हैं वो हेलुसिनेशंस हैं। तो इस तरह का टेस्ट आ रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज़ गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। इसी तरह अगर आवाज़ें सुनाई दे रही जो एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। अगर विजन्स आ रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज़ विजुअल हेलुसिनेशंस। तो किसी भी मोडालिटी ऑफ सेंसेशंस में आपको हेलुसिनेशंस मिल सकती हैं। इल्यूजन, इल्यूजन क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन अगर एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको मॉल परसेप्शन या फिर गलत परसीव कर रहे हो, तो दैट इज़ इल्यूजन। तो ये फ़र्क आपको ना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। इल्यूजन क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको फॉल्स इंटरप्रेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आगे आप एक देखते एक दरख्त है तो आपको लग रहा है इंसान है, तो एक स्टिमुलस एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको गलत परसीव कर रहे हो। हेलुसिनेशन क्या आती है कि चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। तो हेलुसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस कैन अकर इन एनी सेंसरी मोडालिटी बट कॉमनली विजुअल एंड ऑडिटरी। हेलुसिनेशन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इल्यूजन। और इल्यूजन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, के असल में भी स्टिमुलस एग्जिस्ट करे लेकिन आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सच एज मिस्टेकिंग श्रब फॉर अ पर्सन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता चल गया कि साइकोसिस में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शन है उनको हम साइकोटिक सिम्टम्स कहते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें अगर अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं तो वो डिल्यूजन, और अनरियलिस्टिक परसेप्शंस हैं तो वो हेलुसिनेशंस हैं, ठीक है। तो दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम्स। इसके अलावा जो आपके पास हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली जो हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स ही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको साथ ही का स्किज़ोफ्रेनिया के हम सिम्टम्स भी स्टडी करते हैं। तो दैट आर बेसिकली द पॉजिटिव सिम्टम्स, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। और इनको हम कहते हैं कि अक्यूट अटैक में या अक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया में यूजुअली आपके पास प्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड दे आर यूजुअली प्रीडोमिनेंट इन एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसके लिए डेविडसन पे निमोनिक है, दैट इज़ ABCD, ठीक है। तो ए से फर्स्ट ऑफ ऑल वही है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। आपके पास जो नॉर्मली हेलुसिनेशंस हमने कहा था कि पेशेंट चीज़ें परसीव कर रहे हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यूजुअली अगर ऑडिटरी हेलुसिनेशन है दैट आर मोर कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया। जो बाकी आपके पास हेलुसिनेशंस हैं, जिस तरह आपके पास विजुअल हैं कि विजन नज़र आ रहे हैं, वो आपको बाकी डिजीज डिलीरियम वगैरह में मिलती हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में A फॉर
एडुटरी हेलुसिनेशन। जो बी है आपके पास, बी से है आपके पास ब्रॉडकास्टिंग विड्रॉल एंड इंसर्शन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, पेशेंट के डिसऑर्गेनाइज थॉट और बिहेवियर होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग विड्रॉल इंसर्शन ऑफ थॉट का मतलब कि पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट मुझसे विड्रॉ करके किसी को ब्रॉड का बाकी सबको बताए जा रहे हैं, मेरे थॉट मुझसे विड्रॉ हो रहे हैं। तो बेसिकली थॉट में जो है पेशेंट का अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं कि उसको लग रहा है कि मेरे थॉट्स विड्रॉ मुझसे होते हैं, बाकियों को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। या फिर उसको लगता है कि मेरे में थॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट किए जा रहे हैं। तीसरा कंट्रोल्ड फीलिंग। कंट्रोल्ड फीलिंग में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि जो मेरे एक्ट्स हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, वो मेरा जो सोच है, जो मेरे अमाल हैं, वो बाकी कंट्रोल कर रहे हैं। और तीसरा डिल्यूजनल परसेप्शन। अब इस वर्ड को आपने गौर करना है। डिल्यूजनल, डिल्यूजन का मतलब हमने कहा था फॉल्स बिलीफ, और परसेप्शन का मतलब है कि पेशेंट नॉर्मल चीज़ को परसीव करेगा और उसके बाद उससे उसके साथ फॉल्स बिलीफ बना लेगा। ठीक है, डिल्यूजनल परसेप्शन कि नॉर्मल परसेप्शन के साथ एक फॉल्स बिलीफ, अनरियलिस्टिक बिलीफ अटैच कर लिया। जिस तरह उसने चांद को देखा और बाद में कहता है कि मैंने चांद देखा है और मुझे पता है कि चांद ईवल है, तो ये अनरियलिस्टिक सा बिलीफ है कि चांद ईवल है। सो ABCDE दैट आर द पॉजिटिव फर्स्ट रैंक पॉजिटिव सिम्टम्स और फर्स्ट रैंक सिम्टम्स और द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स में ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग विड्रॉल एंड इंसर्शन ऑफ थॉट्स, कंट्रोल्ड फीलिंग जो कि मैंने आपको बताया कि उसको लगता है कि मेरे थॉट्स और एक्ट्स आर कंट्रोल बाय अदर, एंड डिल्यूजनल परसेप्शन, फॉल्स बिलीव दैट अकर अलॉन्ग विद नॉर्मल परसेप्शन कि नॉर्मल चीज़ परसीव की और साथ फॉल्स बिलीव। फिर कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर में कि वो कभी मूवमेंट अनरियलिस्टिक सी उसकी जो है ना एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मूवमेंट होगी, कभी एकदम बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, और कभी एक ऑकवर्ड सा पोस्चर कर लेगा। तो इमोबिलिटी, ऑकवर्ड पोस्चर, ये सारा कैटाटोनिक बिहेवियर सजेस्ट करता है। तो अभी तक मैं आपको जो है इसकी साइकोसिस का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डिल्यूजन क्या होती है, हेलुसिनेशन क्या होती है, इल्यूजन क्या होती है। फिर हमने जिक्र किया कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स या फिर पॉजिटिव सिम्टम्स या फिर सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया में ABCDE है, जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ब्रॉडकास्टिंग विड्रॉल एंड इंसर्शन ऑफ थॉट्स है, कंट्रोल्ड फीलिंग है और डिल्यूजनल परसेप्शन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, इनमें से कौन सा पॉजिटिव सिम्टम है, तो ये सारा। अब उसके बाद नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो नेगेटिव सिम्टम्स है ना, इनको बेसिकली हम सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव सिम्टम्स हैं दैट आर द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स और सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो यूजुअली आपको क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मिलते हैं। आगे हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और सारा भी डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को किस तरह से आपने हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है, किस तरह से मैनेज करना है। तो नेगेटिव सिम्टम्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी होगी कि एक डिप्रेस्ड इंसान की थिंकिंग का जो लेवल होगा ना, उससे बेसिकली आपके नेगेटिव सिम्टम्स मिलेंगे। तो इनको हम बेसिकली एज से डिफाइन करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ए है आपके पास, ठीक है, यह मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ एपैथी। एपैथी में क्या होगा कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसको अपने से स्टोरी याद करना है कि एपैथी क्या है कि पेशेंट को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ एपैथी विच इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या है कि लॉस ऑफ ड्राइव, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ड्राइव नहीं है। ठीक है, पेशेंट को चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, उसके बाद जब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, तो एनहिडोनिया। एनहिडोनिया हम सिम्टम्स में भी डिप्रेशन में भी डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को खुशी खुशी महसूस नहीं होती। एपैथी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करने का दिल नहीं करता। एवोल्यूशन एनहिडोनिया, खुशी खुशी नहीं लगती। तो उसके बाद जो अगला ए है दैट इज़ एलोगिया, दैट इज़ पुअर स्पीच। ठीक है, पेशेंट की फिर पुअर स्पीच है। फिर उसके बाद एंड पे इट लीड्स टू ऑटिज्म, जिसमें पेशेंट सोशली विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, सो एपैथी लॉस और लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, एवोल्यूशन दैट इज़ लॉस ऑफ ड्राइव, एनहिडोनिया के पेशेंट को खुशी खुशी महसूस नहीं होती। फ्लैट इफेक्ट,
फ्लैट इफेक्ट ये है कि पेशेंट अपनी चीज़ें इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता, जिसके साथ मैंने आपको बताया था कि एलोगिया पॉवर्टी ऑफ स्पीच और पेशेंट फ्लैट इफेक्ट है, पेशेंट में जो फील कर रहा है वो बिल्कुल ही अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर और सोशली विड्रॉ हो जाता है। तो पुअर सेल्फ केयर और लैक ऑफ मोटिवेशन साथ आपको मिलती है। तो अब मैं आपको जो है स्किज़ोफ्रेनिया के सारे ही सिम्टम बता चुका हूँ कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं, एबनॉर्मल बिलीव्स, एबनॉर्मल परसेप्शंस और साथ ABCDE। ए पे हमने कहा ऑडिटी हेलुसिनेशन, बी पे हमने कहा कि उसको पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट्स मेरे से विड्रॉ करके ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं या फिर मेरे में थॉट्स इंसर्ट किए जा रहे हैं। सी फॉर कंट्रोल्ड फीलिंग, के पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट और एक्स कंट्रोल, और एंड डी फॉर डिलूजनल परसेप्शन, कि नॉर्मल चीज़ परसीव करके उसके साथ फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स हमने कहा कि डिप्रेशन वाले हैं, कि उसको कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, खुशी खुशी महसूस नहीं होती, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। और साथ हमने जिक्र किया कि पॉवर्टी ऑफ स्पीच और ऑटिज़म है, जिसमें वो अपने आप को, एंड फाइनली ऑटिज़म जिसमें पेशेंट अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है साइकोसिस का, पॉजिटिव सिम्टम्स का, नेगेटिव सिम्टम्स का, अब हम अपनी डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो की फीचर्स हैं वो बाद में हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिल्यूजन। डिल्यूजन मैंने आपको बताया कि अनरियलिस्टिक बिलीफ हैं। हेलुसिनेशंस हमने बात की कि अनरियलिस्टिक परसेप्शंस हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स, इसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। फिर उसके बाद जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में हमारे पास आता है कि पेशेंट कभी हंसने लग जाएगा, कभी रोने लग जाएगा, कभी खुद से बातें करने लग जाएगा, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। और साथ है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का मतलब है कि पेशेंट आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, अपनी मानना स्टार्ट कर देगा, जो खुद बात कर रहा है दैट विल बी नॉनसेंस, ठीक है। तो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है, प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा, नॉनसेंस बातें कर रहा है, तो दैट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। तो ये की फीचर्स हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, नेगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। प्रीवैलेंस, हम सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को इन्हीं हेडिंग्स पे डिस्कस करेंगे। प्रीवैलेंस है इसकी 0.5%। 0.5% का मतलब है कि 1000 में से 5 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। सुसाइडल टेंडेंसी, हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम सुसाइडल टेंडेंसी की बात करेंगे, और जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसका सुसाइड के बारे में क्वेश्चंस पूछ के एवेल्यूएट करेंगे कहीं उसमें सुसाइड की टेंडेंसी तो नहीं है। तो सुसाइडल टेंडेंसी इनमें 50% अटैम्प्ट करते हैं और 10% इवन सुसाइड को कंप्लीट करते हैं। हर 10 में से एक पेशेंट सुसाइड करता है, दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एज जेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली 20s में होते हैं और मेल में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जो मेल में है 4:1 है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने की फीचर्स आपको बता दिए कि अब नॉर्मल अनरियलिस्टिक बिलीव्स होंगे, अनरियलिस्टिक परसेप्शन होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच और नेगेटिव सिम्टम्स हैं। और दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए कि सुसाइड का रिस्क कितना है, हर 10 में से एक पेशेंट कर सकता है, ज़्यादा मेल्स में होगा और 20-30 एज में आपको मिलेगा। पैथोजेनेसिस, इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ना कुछ जेनेटिक एलिमेंट होता है, इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया का भी जेनेटिक एलिमेंट है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना बाइपोलर डिसऑर्डर का था, ठीक है। तो जेनेटिक है। स्ट्रक्चरल पे देखा गया कि कुछ केसेस में जो आपके कॉर्टेक्स का साइज़ डिक्रीज़ हुआ होता है, और ये बुकिश नॉलेज है जिसकी कोई क्लिनिकल रेलिवेंस नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कॉर्टेक्स का साइज़ इंक्रीज और वेंट्रिकल्स आपको डायलेटेड मिल जाते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये सारे जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं इनमें जो पैथोजेनेसिस है उनमें आप जेनेटिक एलिमेंट, इन्वायरमेंटल एलिमेंट और जो है हार्मोनल या न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे जो चेंजेस आ रही हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेस हैं, वर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो प्रोन करते हैं टूवर्ड्स स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर जेनेटिक टेंडेंसी थी, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स मिले, तो फिर स्ट्रक्चरल और न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट चल रही होती है। तो आपके 2 सिम्टम्स होते हैं जिसमें से बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लिम्बिक सिस्टम।
जो लिम्बिक सिस्टम आपका ब्रेन में है ना, दैट इज़ कंसर्न विद आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपकी मेमोरी। तो बेसिकली वही चीज़ें इसमें डिसरप्ट हो रही हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में जो डोपामीन की आपके पास हाइपर एक्टिविटी है, ये आपका सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है टूवर्ड्स स्किज़ोफ्रेनिया। यही वजह कि जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट आर बेसिकली डोपामीन ब्लॉकर्स, ठीक है। तो डोपामीन की हाइपर एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम डोपामीन ब्लॉकर्स देते हैं और वही कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को फिर हम एंटी साइकोटिक लेबल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आपको डिजीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी, क्योंकि डोपामीन की ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो उनके जो ब्लॉकर्स हैं दैट विल एक्ट एज एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। तो इट इज़ करेक्टराइज बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड लैक ऑफ इनसाइट। लैक ऑफ इनसाइट का मतलब है कि पेशेंट अपना डिजीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिवेलेंस 0.5% है। 50% सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, 10% कंप्लीट कर देते हैं। मिड 20s में एज होती है जो मेल में ज़्यादा कॉमन है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन 10% है, मतलब कि अगर फादर को है तो 10% रिस्क है चिल्ड्रन में। बाकी मैंने बताया कि डोपामीन डिसरेगुलेशन से मेन बात थी कि लिम्बिक सिस्टम में डोपामीन की हाइपर एक्टिविटी है। कुछ स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज़ मिल जाती हैं जिसमें आपको डिक्रीज कॉर्टिकल वॉल्यूम और इनलार्ज वेंट्रिकल्स हैं, और जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं वो भी इसको वर्सन करेंगे और ट्रिगर करेंगे। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है स्किज़ोफ्रेनिया का? नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी साइकेट्रिक डिजीज़ हैं उनको आप डायग्नोस करते हो मोस्टली क्लिनिकली। तो क्राइटेरियाज आपको माइंड में पता होने चाहिए कि आपने अभी नहीं पेशेंट को लेबल कर देना कि स्किज़ोफ्रेनिया है, ऑथेंटिकेटेड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की थी कि वन इज़ डिल्यूजन, अनरियलिस्टिक बिलीफ, अदर इज़ हेलुसिनेशंस, अनरियलिस्टिक परसेप्शन, थर्ड इज़ जो हमने बात की थी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जिसमें ये कि वही कि नॉनसेंस बातें कर रहा है, आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। जो उसकी जो है नॉनसेंस है, कभी एक बात कर रहा है कभी दूसरी बात कर रहा है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जो कि हमने बात की थी, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कभी खुद से बातें कर रहा है। और उसके बाद हमने जिक्र किया था नेगेटिव सिम्टम्स का, ठीक है, जिसमें था कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई ड्राइव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, खुशी खुशी नहीं लगती, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और फिर हमने का बात की थी कि सोशल विड्रॉल या ऑटिज्म में चलता है। तो ये 5 चीज़ें, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस। क्राइटेरिया कहता है कि इन 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इन 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। सो ग्रेटर 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 सिम्टम्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। और साथ क्या हो पेशेंट को सोशल या ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन। सोशल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि पेशेंट अपने जो सोशल टाइज है वो लोगों से नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं कर सकता और अपनी नॉर्मल सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकता। ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन ये है कि अपना अर्निंग इतना उसका मेंटल स्टेटस नहीं कि जाके अपनी जॉब करके अपनी अर्निंग कमा सके। तो ऑक्यूपेशनल और सोशल डिसफंक्शन। सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, आपको रटा होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा तभी आप लेबल करेंगे विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, जिसमें हमने बात की डिल्यूजन है, हेलुसिनेशंस हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, बिहेवियर है और नेगेटिव सिम्टम्स हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि और किस को क्या क्या चीज़ें आपने रूल आउट करनी है इससे पहले कि आप पेशेंट को लेबल करें एज अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फर्स्ट वी हैव, क्योंकि हम साइकोसिस साइकेट्रिक डिसऑर्डर में साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, जो बाकी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं लेकिन फॉर लेस देन 1 मंथ, तो दैट इज़ एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर लेस देन 1 मंथ मिल रहे हैं तो एक्यूट साइकोटिक। और हमने कहा था अगर 1 से 6 मंथ्स मिल रहे हैं
हमने कहा था अगर 6 मंथ से ज़्यादा होंगे तो देन वी विल कॉल इट स्किज़ोफ्रेनिया, और अगर 1 से 6 मंथ है तो दैट इज़ कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में यूजुअली क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं कि एक तो लेस देन 6 मंथ्स हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई ट्रिगर आता है, पहले कभी हिस्ट्री नहीं थी, कोई स्ट्रेस या ट्रिगर आया, उसके बाद आपको अक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया वाले या लाइक फर्स्ट रैंक सिम्टम्स यूजुअली आते हैं। जो नेगेटिव सिम्टम्स आपको नहीं आते, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स नहीं आते, तो एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिक वाले सिम्टम्स आते हैं स्ट्रेस के बाद, जो कि विद इन 6 मंथ्स रिजॉल्व कर जाते हैं, और उसके बाद यूजुअली आपको प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया में हमने कहा कि ग्रेटर दैन 6 मंथ्स चीज़ें परसिस्ट करेंगी। सो 1 to 6 मंथ स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, लेस देन 1 मंथ एक्यूट साइकोटिक, और ग्रेटर दैन 6 मंथ्स तो स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा है एक्यूट मेनिया। तो आपके पास मेनिया का एपिसोड होता है, आगे हम बाइपोलर में भी डिटेल में बात करेंगे कि मेनिया या एलिवेटेड मूड में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें यूजुअली आपको ना, ये आगे हम निमोनिक भी बात करेंगे कि डिग फास्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होता है, इरिटेबल होता है। जो मेन इसमें चीज़ें होती हैं वो ये कि ग्रैंडियोस मेनिया है ना, पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ हूँ, और फिर हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होगी, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में होगा इन्वॉल्व, रेकलेस स्पेंडिंग कर रहा होगा। ठीक है, जो एलिवेटेड मूड वाले फीचर्स हैं। लेकिन इसमें मेनिया में क्या होगा कि उस तरह से पेशेंट को एक्यूट मेनिया के साथ उस तरह से आपके नेगेटिव सिम्टम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एबनॉर्मल परसेप्शंस नहीं आ रही। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी कि मेनिया में सिर्फ एलिवेटेड मूड है, उसको लग रहा है मैं बड़ी चीज़ हूँ, और रेकलेस स्पेंडिंग है, सेक्सुअल बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, और इरिटेबल है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जल्दी से। इस तरह की जो सिम्टम्स है हम मेनिया में बात करेंगे। फिर एक है परप्यूपरल साइकोसिस। चाइल्ड बर्थ के बाद आपको भी बिल्कुल इस तरह के साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर कट चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री होगी। ठीक है, चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री होगी तो यूजुअली चाइल्ड बर्थ के फ्यू वीक्स बाद आपको ये वाले सिम्टम्स आते हैं, तो दैट इज़ परप्यूपरल साइकोसिस को भी हम अलहदा से बात करेंगे। सो एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, स्किज़ोफ्रेनिया, एक्यूट मेनिया, परप्यूपरल साइकोसिस, इनसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। फिर एक और आपके पास डिजीज़ है दैट इज़ स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव हम यूज़ करते हैं वर्ड मूड डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, मूड हम कहते हैं एलिवेटेड मूड हो सकता है, जो कि मेनिया वाला हमने भी बात की, या डिप्रेस्ड मूड, लो मूड हो सकता है, इसमें पेशेंट को खुशी खुशी नहीं लगती। ठीक है, तो लो मूड और एलिवेटेड मूड के फीचर्स भी हम आगे डिप्रेशन और बाइपोलर में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर दोनों के सिम्टम्स हों तो दैट इज़ कॉल्ड स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, स्किज़ो अफेक्टिव में क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया और मूड दोनों के सिम्टम्स हैं, और यूजुअली जो मूड के सिम्टम्स हैं और जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं डेट आर मूड कॉन्ग्रुएंट। मूड कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि जिस तरह का मूड है उस तरह के ही साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेस्ड मूड है तो पेशेंट को इसी तरह के साइकोटिक बिलीव्स आएंगे कि मैं वर्थलेस हूँ, और इस तरह की अनरियलिस्टिक परसेप्शन आएंगी कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देंगी कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह का मूड है उसी तरह का एबनॉर्मल बिलीव्स और उस तरह की एबनॉर्मल परसेप्शन, दैट इज़ स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ो अफेक्टिव का जो क्राइटेरिया है उसमें आपके लिए जो मेन बात है वो ये कि आपको मूड सिम्टम्स के साथ साइकोटिक सिम्टम्स, और साइकोटिक सिम्टम्स मूड के अलावा भी आपको ये स्किज़ो अफेक्टिव है कि साइकोसिस प्लस मूड डिसऑर्डर। ठीक है, इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ बोथ, कि साइकोसिस के साथ मूड एपिसोड भी हो और साइकोसिस विदाउट मूड एपिसोड भी हो, फिर आप उसको लेबल करेंगे स्किज़ो अफेक्टिव। कि कुछ टाइम ऐसा भी है कि जब मूड नहीं है, लो और एलिवेटेड मूड नहीं है, लेकिन अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शन आ रही हैं, और मूड के साथ भी स्किज़ो अफेक्टिव के साइकोसिस प्लस मूड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन स्किज़ोफ्रेनिया मूड
कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है। कि जो स्किज़ो अफेक्टिव है उसमें जिस तरह का मूड होता है उस तरह के ही डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आती हैं। लेकिन जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया है ना, उसमें उसमें यूजुअली क्या होता है कि आपको मूड इनकॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। मूड इनकॉन्ग्रुएंट क्या आ रही हैं कि पेशेंट वैसे डिप्रेस्ड भी फील कर रहा है, लेकिन उसको जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स आ रही हैं वो ये नहीं आ रही कि उसको, बल्कि उल्टा ये आ रही है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और जो बाकी हैं वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि मूड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तरफ उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल जो है मेरे पास सुपर पावर्स हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उसके मूड में भी जो मूड है वो डिप्रेसिव है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी मैंने बात की कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में साइकोटिक डिसऑर्डर में अगर तो लेस देन 1 मंथ है तो ब्रीफ साइकोटिक, अगर 1 to 6 मंथ है तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में मैंने यूजुअली कहा था कि स्ट्रेसर्स के साथ आएगा, नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होंगे और बेटर लाइफ टाइम। स्किज़ोफ्रेनिया ग्रेटर देन 6 मंथ जो कि हम बात कर सकते हैं। स्किज़ोफेक्टिव में क्या था कि साइकोसिस प्लस मूड, लेकिन जो मूड और साइकोसिस है दैट इज़ मूड कॉन्ग्रुएंट, कि जिस तरह का मूड अगर लो मूड है तो उस तरह के ही थॉट्स आ रहे हैं कि तुम वर्थलेस हो और जो है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की थी कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिल्यूजन और परसेप्शन है वो मूड से हट के हैं, ठीक है। मूड कुछ है, मूड लो है और परसेप्शंस उसको आ रही हैं कि मतलब ही सुपीरियर, इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये सारे ना, उसके बाद हमने बात की एक्यूट मेनिया आ सकता है और प्यूरपरल साइकोसिस आ सकता है। तो ये सारे आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक कैटेगरी थी दैट इज़ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। दूसरी है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि पेशेंट को पर्सनैलिटी ही उस तरह की होती है जिसमें उसका अनयूजुअल से थॉट्स और बिहेवियर होता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा होता, कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। कोई उस तरह से एबनॉर्मल परसेप्शन या हेलुसिनेशंस नहीं होती, ठीक है। क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो बस अनयूजुअल से थॉट्स और बिहेवियर है, ठीक है। तो यूजुअली ये आपके पास 2 टाइप जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। वन इज़ स्किज़ोटाइपल, ये बेसिकली ये कि अनयूजुअल थॉट्स और बिहेवियर हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मैट नहीं हो रहा। अदर इज़ स्किज़ॉइड, ये लोनर्स होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 डिफरेंशियल स्किज़ोटाइपल और मैजिकल थिंकिंग है कि अनयूजुअल थॉट्स और बिहेवियर हैं, लेकिन कोई डिल्यूजन और हेलुसिनेशन नहीं है साथ। और स्किज़ॉइड्स क्या है कि लोनर्स हैं। इस तरह डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कुछ होते हैं कि सिर्फ डिल्यूजन का मसला है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक होता है कि सिर्फ अगर थॉट का मसला है तो फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और अगर सिर्फ जो है डिल्यूजन्स आ रही हैं, एबनॉर्मल बिलीव्स हैं, लेकिन एबनॉर्मल बिलीव्स के साथ कोई हेलुसिनेशंस, एबनॉर्मल परसेप्शंस नहीं है, कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होते इन पेशेंट्स में, डिल्यूजनल डिसऑर्डर वालों में स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा होता। और यूजुअली आपको जो ऑक्यूपेशनल और सोशल डिसफंक्शन हमने बात की थी, अपना जो है सोशल टाइज मेंटेन नहीं कर पा रहे, कमा नहीं सक रहे, वो सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर, बाकी हमने सारे डिल्यूजनल बात की, ग्रैंडियोस हो सकता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, परसिक्यूटिव हो सकता है कि बाकी मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। फिर एक टिपिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेट इज़ फोलियाडू। फोलियाडू बेसिकली ये है कि एक एबनॉर्मल सा बिलीफ है जो कि पेरेंट और बच्चे दोनों में है, दोनों को लगता है कि भाई ऐसे ही है। कोई भी बिलीफ हो सकता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ है, या फिर जो है बाकी भी जो हमने सारी टाइप्स डिस्कस की थी कि बाकी हमारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें यूजुअली फिर पेरेंट और बच्चे को आप अलहदा करके आप ट्रीट करते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन वही बात कि हमने कहा था इसमें कोई हेलुसिनेशंस नहीं है, कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है, और सब टाइप्स वही हैं, जेलस, पैरानॉइड, एरोटोमैनिक और ग्रैंडियोस। डे टू डे फंक्शनिंग अनफेक्टेड। फिर फोलियाडो का क्या था कि शेयर डिल्यूजन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, सो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू सेपरेट द पेशेंट प्रेयर एंड ट्रीट इंडिविजुअली। फिर ऑर्गेनिक, हर जगह हम बात करेंगे कि ड्रग्स के
सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ड्रग्स और कुछ डिजीज़ के साथ भी इस तरह की प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं। तो ऑर्गेनिक कॉजेज़ जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें यह कि ड्रग्स, हमने बात की थी कि डोपामीन की ओवर एक्टिविटी से लिम्बिक सिस्टम में सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर पेशेंट पार्किंसनिज्म या फिर डोपामीन वाली ड्रग्स ले रहा है लाइक लीवोडोपा, ठीक है, अगर इस तरह की ड्रग्स ले रहे हैं या स्टीरॉइड्स के साथ भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर अगर पेशेंट ड्रग्स के विड्रॉवल में है, ठीक है, अगर अल्कोहलिक था या इस तरह की ड्रग्स लेता था, ये यहाँ पे मेंशन है, एम्फिटामिन, एलएसडी, इस तरह की ड्रग्स लेता था, तो इससे भी साइकोसिस हो सकता है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो पेशेंट अगर ड्रग्स करता है या कोई मेडिसिन ले रहा है उसके इफ़ेक्ट से हो सकता है। फिर हमारे पास जो हैं 4 डिजीज़ ऐसी हैं जिनके साथ आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम अब स्टेप बाय स्टेप उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है हमारे पास डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है? डिलीरियम में आपके पास यूजुअली साथ कॉन्शियसनेस लॉस हो रही होती है, बीच में फ्लक्चुएटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड नहीं होता, उसका जो है आपकी अलर्ट नहीं है, आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता, ओरिएंटेशन इन टाइम पर्सन एंड प्लेस। तो इसके साथ यूजुअली क्या हो रहा है? डिक्रीज कॉन्शियसनेस, और इसमें यूजुअली विजुअल हेलुसिनेशंस आती हैं और ओल्ड पेशेंट्स में होता है। ठीक है, तो ये डिलीरियम भी एक आता है आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर एक डिमेंशिया। डिमेंशिया आपको पता है इसमें क्या होता है कि कोग्निशन लॉस होता है, पेशेंट की मेमोरी पुअर है, वो फोकस नहीं कर पा रहा, और ये भी यूजुअली आपको एडवांस्ड एज में मिलता है। ये तो डिल्यूजन, आपने कॉन्शियसनेस लेवल उसका लाजमी असेस करना है, मेमोरी और कोग्निशन लाजमी आपने असेस करनी है। फिर हमारे पास एक डिजीज़ है हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया में लेकिन आपको क्या होगा कि अब नॉर्मल कोरीफॉर्म डांस लाइक मूवमेंट्स आएंगी और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। फिर एक लास्ट डिजीज है, डेट इज टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इसमें भी आपको हेलुसिनेशंस आती हैं, टेस्ट और स्मेल यूजुअली आता है। हमने बात की थी कि स्किज़ोफ्रेनिया में आपको ऑडिशंस, आवाज़ें सुनाई देती हैं। डिलीरियम में हमने बात की कि विजन्स नज़र आते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में यूजुअली हमें टेस्ट और स्मेल आ रही होती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में एपिलेप्सी के बड़े साथ सीजर्स होंगे। ठीक है, सीजर्स के साथ अगर आपके पास साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, अगर डिक्रीज कॉन्शियसनेस के साथ आ रहे हैं तो डिलीरियम, अगर डिक्रीज मेमोरी और बुरी एज में आ रहे हैं तो डिमेंशिया, और अगर एबनॉर्मल डांस लाइक मूवमेंट्स के साथ आ रहे हैं तो हंटिंगटन्स कोरिया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आपको सारे पता हो। डिलीरियम में क्या इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, डिमेंशिया में क्या इम्पेयर्ड कोग्निशन और मेमोरी है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में क्या है? सीजर्स हैं, और हंटिंगटन्स में क्या? कोरिफॉर्म मूवमेंट। तो अगर आपको इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, कोग्निशन, फिट्स के साथ आ रहे हैं ना ये डिल्यूजन हेलुसिनेशन, तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर का सोचना चाहिए। तो इससे पहले कि हम मैनेजमेंट डिस्कस करें कि आपने किस तरह से हिस्ट्री लेनी, किस तरह से एग्जामिन करना है, किस तरह से डायग्नोसिस बना के मैनेज करना है, एक दफ़ा मैं डिफरेंशियल्स आपको ना ब्रीफ से रिपीट करवा देता हूँ। हमने बात की कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो पेशेंट है उसको साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लेस देन 1 मंथ है तो एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, अगर 1 मंथ से 6 मंथ है तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, और अगर ग्रेटर देन 6 मंथ्स है प्रोवाइडेड एट के स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया। फिर हमने कहा स्किज़ोअफेक्टिव भी हो सकता है कि मूड का मसला भी है और साथ साइकोसिस भी है, तो दैट इज़ स्किज़ोअफेक्टिव। लेकिन इसमें हमने कहा था कि जो मूड है वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा टूवर्ड्स डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस के, जिस तरह का मूड है उस तरह के डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस आएंगे। फिर हमने कहा पर्परल साइकोसिस भी हो सकता है हमारा, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, और हमने जिक्र की कि एक्यूट मेनिया का एपिसोड भी हो सकता है। फिर हमने बात की कि हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, लेकिन इसमें इस तरह से एबनॉर्मल, अनरियलिस्टिक बिलीव्स, अनरियलिस्टिक परसेप्शंस और नेगेटिव सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन इसमें भी डिल्यूजन्स होंगी, ना हेलुसिनेशंस होंगी, ना नेगेटिव सिम्टम्स होंगे, और ना ही सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होगा। फिर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में हमने कहा मेडिसिन की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अल्कोहल की, मूड एलिवेटर ड्रग्स की, ठीक है, डोपामिन, स्टीरॉइड्स की। फिर हमने कहा कि कॉन्शियसनेस, कोग्निशन, सीजर्स और एबनॉर्मल मूवमेंट्स का लाजमी पूछना है, क्योंकि डिलीरियम में एबनॉर्मल कॉन्शियसनेस, डिमेंशिया में डिक्रीज मेमोरी, सीजर्स के साथ टेम्पोरल लोब और एबनॉर्मल मूवमेंट्स हंटिंगटन्स।
तो हो सकता है ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर भी हो। अब हम स्किज़ोफ्रेनिया की मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपने उसका जो है, आप उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सिम्टम्स एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपने देखने के आया कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो भी रहा है कि नहीं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमने बड़ी डिटेल में बात की कि ग्रेटर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, 2 और ग्रेटर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। ग्रेटर देन 2 ऑफ फॉलोइंग, और था क्या कि 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हुआ हो और उससे क्या हो रहा हो पेशेंट को ऑक्यूपेशनल एंड सोशल डिसफंक्शन। तो आपने पूछना है कि भाई सिम्टम्स आपके क्या हैं, आया कि अब नॉर्मल बिलीव्स हैं तो क्या हैं। तो आपने देखना है डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस, उसको विजन्स तो नज़र नहीं आते, और ख़ासतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। अब नॉर्मल बिलीव्स होते हैं, आपने उसका पूछना उसकी स्पीच, डिसऑर्गेनाइज स्पीच तो नहीं है उसकी, ठीक है। ये आपने पूछना है, उसके अटेंडेंट से असेस करना है। खुद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर तो नहीं है, आपने अटेंडेंट से पूछना है कि कभी हो रोने लग जाता हो, कभी हंसने लग जाता हो, खुद से बातें करने लग जाता हो। फिर नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में भी, तो अगर इनमें से 2 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फॉर मोर देन 6 मंथ्स, फिर फाइनली आपने देखना है कि आया कि सोशली कैसा है, लोगों से इंटरेक्शन कैसा है, अपना खुद जाके कमा पा रहा है कि जॉब से फारिग हो गया है या जॉब ही नहीं कर पाता। तो पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आया कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आपने, जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशियल्स जो मैंने सारे पढ़ाए हैं उनको हिस्ट्री की बेस पे रूल आउट करने की कोशिश करनी है। तो देन यू विल लेबल इट एज अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। और एंड पे आपने सुसाइडल रिस्क असेसमेंट भी करनी है कि आया कि पेशेंट सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रहा, तो उसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। 2 डिफरेंशियल्स में हमने बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन कितनी आया कि लेस देन 1 मंथ है तो एक्यूट साइकोटिक है, 1 to 6 मंथ्स है तो स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म है, ग्रेटर देन 6 मंथ्स है तो स्किज़ोफ्रेनी है। फिर स्किज़ो अफेक्टिव तो नहीं है, साथ मूड कैसा है, अगर मूड ख़राब है तो आया कि वो मूड कॉन्ग्रुएंट है कि मूड इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। स्किज़ो अफेक्टिव तो नहीं है, मूड प्लस पेशेंट का साइकोसिस। फिर आपने एक्यूट मेनिया से उसको रूल आउट करना है कि मेनिया के सिम्टम्स तो नहीं है। फिर हमने बात की थी कि पुरपुरल साइकोसिस हो सकता है, तो चाइल्ड बर्थ का, रीसेंट चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री आपने लेनी है ख़ास तौर पे फीमेल्स में। फिर हमने बात की थी कि पेशेंट को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, तो अगेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, नेगेटिव सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में आपको हेलुसिनेशंस, नेगेटिव सिम्टम्स क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा होगा। फिर हमने बात की थी कि मेडिसन की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रग की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल और मूड एलिवेटिंग ड्रग्स के साथ भी इस तरह के फीचर्स आज। फिर कॉन्शियसनेस लेवल आपने लाजमी उसकी असेस करनी है, अगर डिक्रीज कॉन्शियसनेस के साथ विजुअल हेलुसिनेशन है तो हमने बात की डिलीरियम की तरफ जाता है। फिर हमने बात की थी कोग्निशन और मेमोरी असेस करनी है, अगर एडवांस्ड एज है और मेमोरी नहीं सही तो डिमेंशिया की तरफ जाता है। फिर सीजर्स की हिस्ट्री आपने लाजमी लेनी है, फिर कोरीफॉर्म मूवमेंट की हंटिंगटन कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आपने हिस्ट्री में डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, थॉट, नेगेटिव सिम्टम्स पहले तो देखने के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ये वही सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि ड्रग्स, अल्कोहल, मेडिकेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम, कॉग्निशन, सीजर्स, कोरीफॉर्म मूवमेंट। तो ये सारा हिस्ट्री पे आपने डायग्नोसिस बनाना है और डिफरेंशियल्स को रूल आउट करना है, सुसाइडल रिस्क असेसमेंट करना है। एग्जामिनेशन आपने, जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो साइकेट्री में एग्जामिनेशन होती है, दैट इज़ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसमें आप सारे साइकेट्रिक एलिमेंट को असेस करते हो, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले कोग्निशन आता है। कोग्निशन हम कहते हैं कि पेशेंट की ओरिएंटेशन कितनी है, ओरिएंटेशन इन टाइम, पर्सन एंड प्लेस, आप कहाँ पे हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है। टाइम में आप कौन सा साल चल रहा है, पर्सन
प्लेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलेटिव्स को आप पहचानने का कह सकते हैं, अलर्टनेस असेस करने के लिए। तो कोग्निशन में बेसिकली आपकी कोई भी साइकेट्रिक डिजीज़ हो उसमें आप ओरिएंटेशन चेक करते हो, अलर्ट कितना है पेशेंट, ठीक है, ये चीज़ें आप चेक करते हो। उसकी मेमोरी चेक करते हो, अटेंडेंट से मेमोरी का पूछते हो कि मेमोरी उसकी कैसी है। फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के आया कि अपना इतना मेंटल लेवल है कि अपने काम खुद ही कर सकता हो, ये चीज़ें। फिर कोग्निशन के साथ कॉन्शियसनेस, जो कि मैंने आपको बता दी है कि कॉन्शियसनेस लेवल असेस करना है। फिर उसके बाद मूड, एलिवेटेड और लो मूड, ठीक है, वो हम आगे डिप्रेशन और उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो मूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ ऐसे तो नहीं कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, खुशी खुशी महसूस नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड, रेकलेस स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, और इस तरह का जो है, जो मेनिया के सिम्टम्स हैं, जो डिक फास्ट निमोनिया के आगे हम बात करेंगे। मूड, फिर एबनॉर्मल बिलीफ ऑफ परसेप्शंस, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस का आपने पूछना है सारा। उसका थॉट प्रोसेस है कि आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं, एंग्जाइटी वगैरह में इसमें आ जाएगा। अगर अब नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर हैं वो पता चल जाएंगे, तो उसका थॉट प्रोसेस भी आपने लाजमी एवेलुएट करना है। सो एग्जामिनेशन बेसिकली यूजुअली आपकी मेंटल स्टेट्स में आपको कॉग्निशन चेक करते हैं, मूड, एबनॉर्मल बिलीफ, परसेप्शन और थॉट्स। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली आपको नहीं चाहिए होती, लेकिन आपको अगर ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर लग रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की यही इन्वेस्टिगेशन है कि आप इनिशियली तो एक सीबीसी और ईएसआर, या आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस के बारे में, क्रॉनिक इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के बारे में गाइड करते हैं। फिर दो हार्मोन है हमारे जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो थायराइड और कोर्टिसोल, स्टीरॉयड लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे होने से भी बिहेवियरल और कॉन्शियसनेस में फ़र्क आता है। सीबीसी, ईएसआर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड और कोर्टिसोल। फिर ज़रा ब्रेन है, तो ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए एक ब्रेन की इमेजिंग, ठीक है, इसमें सीटी और एमआरआई आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीजर्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ईईजी। तो ये कुछ बेस लाइन से टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशन। सीबीसी, ईएसआर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, टीएसएच, कोर्टिसोल, न्यूरो इमेजिंग एंड ईईजी। तो हिस्ट्री पे आपने डायग्नोसिस बनाना है, डिफरेंशियल रूल आउट करना है। एग्जामिनेशन पे जनरल ओवरव्यू लेना है उसकी मेंटल स्टेट का, उसको जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन देखना, कोई साइंस सिम्टम तो नहीं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का, ठीक है। एग्जामिनेशन आपने कर ली, इन्वेस्टिगेशन की यूजुअली ज़रूरत नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो आप मैनेजमेंट पे जाएंगे। अगर इंडिकेशन बने तो यू विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रीटमेंट के दवाइयाँ क्या देनी है उसको, ठीक है, अब हम उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट। तो जो आपके पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं ना, उनमें जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हम 3 लाइंस के अंदर, हेडिंग्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। 3 एलिमेंट्स को आपने लाजमी एड्रेस करना होता है। एक तो है साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक होता है आपने पेशेंट को सोशल सपोर्ट या फिर रिहेबिलिटेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक थर्ड है दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल, जिसमें आप मेडिसिन देते हो, सर्टेन मेडिकेशन टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो साइकोथेरेपी में सारे ही साइकेट्रिक डिसऑर्डर में फर्स्ट थिंग इसके पेशेंट और उसकी फैमिली की आपने एजुकेशन और काउंसलिंग करनी है, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग में आपने उनको उनकी बीमारी के बारे में बड़े एजुकेटेड वर्ड्स में बताना है कि दिमाग में केमिकल्स होते हैं खुशी के, गमी के, परसेप्शन के, ख्यालात के, जो कि ऊपर नीचे होने की वजह से। आपने ये नहीं कहना पागल है, साइको, इस तरह के वर्ड्स हाईली अनएथिकल। तो पेशेंट और उसकी फैमिली को एजुकेट करना है, काउंसल करना है, कोशिश करनी है कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें टुवर्ड्स हिज डिजीज़। उसके बाद आपने ना उनको बताना है कि ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि मोस्टली जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ काम करना स्टार्ट करते हैं और लंबे ट्रीटमेंट होते हैं। और अगर फ़ौरन से ट्रीटमेंट छोड़ दें तो रिलैप्सेस रिकरेंसेस होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ना डिटेल में एजुकेट करें अबाउट द ट्रीटमेंट और रिलैप्सेस, ठीक है। फिर आपने उसके बाद रीअश्योर करना होता है कि इंशाल्लाह दवाइयों के साथ केमिकल आपके बैलेंस हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो और बाद में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉलो अप विजिट्स की सिग्निफिकेंस और कंप्लायंस का आपने लाजिम कहना है कि दवाइयाँ नहीं छोड़नी और आपने बार बार दिखाना है, और डेंजर साइंस वगैरह के बारे में
बताना है। तो ये एजुकेशन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, रीअश्योरेंस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सोशल सपोर्ट, फैमिली को बताना है कि उसको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है, और वो फिर हर डिज़ीज़ की अलहदा से जो है डिपेंड, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को आपको जब सिम्टम बेहतर होते हैं तो आप कोशिश करते हैं उनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन पे हैं, ठीक है, वो अपने काम पे दोबारा जा सकें, लोगों से इंटरेक्शन उनका बेहतर हो सके। तो इसके लिए जो है स्पेशल प्रोसीजर कहते हैं। साइकोथेरेपी में एक और टर्म यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये ऑलमोस्ट हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में देयर इज़ रोल ऑफ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप पेशेंट को सेल्फ हेल्प के पेशेंट अपने थॉट्स को खुद ही आप सिखाते हो कि ये तुम्हारे थॉट्स हैं, इनको आपने इस तरह से चैलेंज करना है। तो बेसिकली पेशेंट को सेल्फ हेल्प सिखाते हो कि किस तरह से अपने सिम्टम्स को खुद ही रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट करके अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो दैट इज़ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो सोशल रिहेबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो यही जो साइकोथेरेपी, सोशल सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन, कोग्निटिव हेल्थ थेरेपी का मैं आपको बता चुका हूँ। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सो साइकोथेरेपी इन्वॉल्व्स पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एक्सप्लेन नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रीअश्योर एंड कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टू हेल्प पेशेंट डील विद सिम्टम्स। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। अब जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है ना हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया की, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में ना जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस होंगी, बाकी मैं ब्रांड डोजेस प्रिस्क्रिप्शंस भी आपको बताऊंगा, लेटेस्ट गाइडेंस वाला एल्गोरिदम भी बताऊंगा। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में ना हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं। नंबर 1 इज़, आपको पता है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होंगी दैट आर एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स आपको हेल्प आउट करेंगी पेशेंट को कि उनके जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव कर जाएं। अब क्योंकि ये वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं, स्लीप इश्यूज़ होते हैं, तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम साथ देते हैं दैट आर बेंजोडाइजेपीन्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपीन्स ये बेसिकली स्लीप एड ड्रग्स और एंग्जियोलिटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो एंग्जाइटी कम करती हैं पेशेंट के। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, स्लीप के इश्यूज़ हैं, इनमें हेल्प करेंगी। तो पोटेंट बेंजोडाइजेपीन्स और एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे कम्बिनेशन में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको, अब सबसे पहले मैं आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट दूंगा और एंड पे हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स में हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है। अगर हम एंटी साइकोटिक्स को करें तो एक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब है कि ये पहले इस्तेमाल में हुई थी, इसलिए इनको टिपिकल एंटी साइकोटिक कहते हैं। दूसरी हमारे पास है सेकंड जनरेशन या फिर ए टिपिकल एंटी साइकोटिक। टिपिकल हम वर्ड भी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ जो पहले से इस्तेमाल होती चली आ रही हो। तो फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स, और दूसरी सेकंड जनरेशन और ए टिपिकल। अब यहीं पे कॉमन सेंस की बात है कि जो नई चीज़ है वो बेटर होगी, तो ये सेकंड जनरेशन या फिर ए टिपिकल आर बेसिकली फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। और अगर इन पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता देन वी गो फॉर पुराने टिपिकल एजेंट्स, ठीक है, दैट आर फर्स्ट जनरेशन। बाकी साथ बेंजोडाइजेपिन आपने देने ही देने हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन हो गया। एंटी साइकोटिक्स हमारे पास 2 तरह के, टिपिकल या फिर फर्स्ट जनरेशन और ए टिपिकल या फिर सेकेंड जनरेशन। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको भी एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। अब जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, इनका वही मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है जो मैंने आपको पहले बताया था, कि हमने कहा था कि डोपामीन की ओवर एक्टिविटी इंक्रीज डोपामीन इन लिम्बिक सिस्टम कॉज साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है। ये हमने बात शुरू में की थी कि डोपामीन ज़्यादा हो रही है लिम्बिक सिस्टम, तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो क्या करेंगी, इन्हीं ही डोपामीन को ब्लॉक करेंगी। दे ब्लॉक डोपामीन 2 रिसेप्टर्स इन ब्रेन, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स ब्लॉक डोपामीन 2 रिसेप्टर्स इन ब्रेन।
तो इसमें फिर हमारे पास एक पोटेंट है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, जो कि मैं आगे बात करूँगा कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और फर्स्ट जनरेशन ये क्या करती हैं, D2 एंटेगोनिस्ट हैं, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, अब जब ब्लॉक करेंगी उसमें पोटेंट कौन सी हैं, हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन, और जो लो पोटेंसी हैं वो क्या हैं, थायोरिडाजोन एंड क्लोरप्रोमाजीन। ये नाम आपने याद करने हैं, आप थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है। हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन आर पोटेंट फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, और लो पोटेंसी में थायोरिडाजोन और क्लोरप्रोमाजीन। साइड इफ़ेक्ट्स बाद में मैं आपको ना भाई डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यूजेस आपके पास वही हैं कि जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मेनिया में जब भी पेशेंट साइकोटिक हो रहा है, एजिटेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोर इफेक्टिव फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स। ठीक है, अब इसमें भी जो है ना, हमने कहा था कि ये सेकंड लाइन अब बन चुका है, ट्रीटमेंट है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, लेकिन फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि पहले आई थी, यूज़ ये सेकंड लाइन होती हैं। अभी जो हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, इनके हमारे पास बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, इनको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना इनके, वो ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना हमारे पास ख़ासतौर पे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इनकी बात करेंगे। तो सेकंड जनरेशन हमने कहा जो बाद में आई थी, न्यू ड्रग्स हैं। तो एक तो जो इनका साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये कि डोपामीन, एक तो लिम्बिक सिस्टम में हमने बात की कि लिम्बिक सिस्टम बिहेवियर इमोशंस में, तो जब वहाँ पे हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो हम जब रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो पेशेंट की हाइपर एक्टिविटी नॉर्मल होती है, तो वो साइकोटिक सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं। लेकिन अब होता ये है कि जो डोपामीन है वो सिर्फ लिम्बिक सिस्टम में नहीं बल्कि आपके ब्रेन में, ख़ासतौर पे बेजल गैंग्लिया में, जो कि हम बार बार जिक्र करते थे पार्किंसोनिज्म वगैरह में भी, कि बेजल गैंग्लिया में भी डोपामीन का बहुत ज़्यादा रोल है। और बेजल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बेजल गैंग्लिया का। तो जब आप डोपामीन को ब्लॉक करते हो, जब आप डोपामीन को ब्लॉक करते हो तो बेजल गैंग्लिया में भी, जब आपने डोपामीन टू ब्लॉक कर दिया तो बेजल गैंग्लिया में भी डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब डोपामीन के रिसेप्टर बेजल गैंग्लिया और बाकी ब्रेन में ब्लॉक होते हैं तो उससे वी गेट टिपिकल सेट ऑफ सिम्टम्स विच आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, और ये फर्स्ट जनरेशन में आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपको ज़्यादा मिलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। होते क्या हैं ये आगे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। उसमें ये होता है कि बेजल गैंग्लिया में भी ना, आपको मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेजल गैंग्लिया में भी ना आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है डोपामीन और एक है एसिटाइलकोलिन। अब डोपामीन और एसिटाइलकोलिन में एक बैलेंस एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेट मूवमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। जब आप डोपामीन को ब्लॉक करते हो तो देयर विल बी मोर एसिटाइलकोलिन एज़ कंपेयर टू डोपामीन। तो ज़्यादा एसिटाइलकोलिन की वजह से बेसिकली आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। यही वजह कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की मैनेजमेंट भी यही है कि आप या तो अपने जो डोपामिन 2 ब्लॉकर ड्रग्स हैं उनकी डोज को कम कर दो या फिर एंटीकोलिनर्जिक दे दो। एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन वाले पाथवे को भी ब्लॉक कर देंगे तो ये सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वी गेट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन, क्योंकि अब डोपामिन आपने ब्लॉक कर दिया, एसिटाइलकोलिन उतनी ही है, इसलिए अनअपोज एसिटाइलकोलिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स करा रही है। अब उसमें आपके पास जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें वी कैन गेट एक्यूट डिस्टोनियास के पेनफुल मसल कंट्रैक्शंस बॉडी में, सस्टेन्ड पेनफुल मसल कंट्रैक्शन हो सकती है विच इज़ कॉल्ड एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो सकता है, सूडो पार्किंसोनिज्म, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में भी हमने क्या कहा था कि डोपामीन कम काम कर रही है इन बेजल गैंग्लिया। तो अब आपने ड्रग से डोपामीन कम कर दी इन बेजल गैंग्लिया, तो वही जो पार्किंसन में क्या होता है कि डोपामीन की अंडर एक्टिविटी वो अंडर एक्टिविटी हो रही है।
तो जो पार्किंसन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, ठीक है, कोग व्हील रिजिडिटी के फुल मसल स्टिफ हुए हैं, कोग व्हील की तरह जब आप ऐसे मूवमेंट कराते हो तो आपको रिजिडिटी मिलती है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स हैं, ब्रेडिकाइनेजिया, तो पार्किंसोनिज्म वाली प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, क्यू डिस्टोनिया मिल सकता है। फिर एकथीजिया क्या होता है, रेस्टलेसनेस, हर वक्त टांगें हिला रहा है, बेचैनी है। और एक लास्ट पे हुई है टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये लॉन्ग टर्म जब आप यूज़ करते हो तो क्या होता है कि पेशेंट को फिर पेनलेस एबनॉर्मल फेशियल ओरोफेशियल मूवमेंट्स हो जाती हैं जी, विच इज़ कॉल्ड टार्डिव। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, अब जो आपके पास सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं ना, दे डोंट, ये रिलेटिवली वीक D2 ब्लॉकर्स हैं, ये उतना आपके डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती। ये क्या करती हैं, ये आपके 5H2, ये H2 का मतलब है सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्योंकि वीक D2 ब्लॉकर्स हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कंपैरेटिवली इनके साथ कम होते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि इन सारी ड्रग्स में साथ इनके होते हैं एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। अब एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि आपको पता है हमारा एक हार्मोन है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन, ठीक है, हमारा एक हार्मोन है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। अब जो एसिटाइलकोलिन है हमारी बॉडी में, ये बेसिकली पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हार्मोन है, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हार्मोन है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। तो जब एंटी कोलिनर्जिक होगा, इसका मतलब कि कोलिनर्जिक सिस्टम ब्लॉक हुआ है, तो जब डिक्रीज एसिटाइलकोलिन होगी पेरिफ्री में, तो जो जो आपके पास लेकिन जो है डिक्रीज पैरासिम्पथेटिक, तो पैरासिम्पथेटिक के सिम्टम्स होते हैं बॉडी में सेक्रीशंस कराना। तो जब सेक्रीशंस कम होंगी तो ड्राई माउथ, ड्राई आइज़, फिर जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है आपका, वो आपकी जो है यूरिनरी और जीआईटी की मूवमेंट कराता है। तो जब मूवमेंट नहीं होगी तो यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, गट की मूवमेंट, ब्लैडर की मूवमेंट, सारी एसिटाइलकोलिन ने करानी थी। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ, ड्राई आइज़ और ब्रेन में सिडेशन, तो ये वाले ज़्यादा सिम्टम्स भी आपको फर्स्ट जनरेशन के साथ मिलेंगे, सेकंड जनरेशन के साथ नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने कहा था कि सेकंड जनरेशन आर नाउ द प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि ये वीक D2 ब्लॉकर्स हैं, वीक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं और 5H2 ब्लॉकर्स हैं। अब क्योंकि वो H2 ब्लॉक कर रहा है, वो आपके पास सीरोटोनिन ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन ब्लॉकेज, जिसमें क्या होता है, अब जो सीरोटोनिन ब्लॉकेज के इफ़ेक्ट हैं वो आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेंगे बल्कि सेकंड जनरेशन में मिलेंगे। और उनमें क्या होता है, पेशेंट का वेट गेन, भूख ज़्यादा लग रही है, वज़न ज़्यादा हो रहा है, शुगर हो रही है, ठीक है, डायबिटीज़, तो ये वाले सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं विद सेकंड जनरेशन ड्रग्स। तो मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिए कि जो मोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए इन सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। फर्स्ट जनरेशन के साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन के साथ ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक आ रहे हैं, लेकिन सीरोटोनिन ब्लॉकेज के इफेक्ट्स आपको सेकंड जनरेशन के साथ आ रहे हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स अलहदा से भी आ जाता है। फिर ये सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ना आपको एरिथमियास करा सकती हैं, ठीक है। एरिथमियास में क्या होता है, ECG में हम पढ़ते हैं कि क्यूटी प्रोलोंगेशन और उसके साथ फिर एसोसिएटेड होते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमियाज और टॉर्सेड्स, ठीक है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज और टॉर्सेड्स दी पॉइंट्स, ये हम फिर उसमें कार्डियो में अलग पूरा टॉपिक है। अरिथमियाज करा सकते हैं, फोर्थ कैटेगरी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दी है। फिर लास्ट पे वी हैव न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हम अभी ज़्यादा डिटेल में, फिर बाकी जो कुछ हैं वो आपको आई में डिपॉजिट्स, रेटिना या कोरिया में डिपॉजिट्स बन सकते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें एलर्जी हो सकती है, स्किन पे एलर्जी हो सकती है। और एक ड्रग है वो है दैट इज़ क्लोज़ापिन ये है कि आपकी एंड लाइन ड्रग है, जब कोई ड्रग काम नहीं फिर आप क्लोज़ापिन देते हो, तो जो क्लोज़ापिन है वो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स काउंट को कम करा सकती है, लीकोपीनिया करा देती है। उसके लिए फिर आपने शुरू में वीकली CBC
करा लेते हैं भाई। मैं आपको ना डिस्कस करता हूँ। मेन आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का पता चल गया है। पता चल गया कि सबसे पहले हमने सेकंड जनरेशन यूज़ करनी है, नहीं काम चल रहा तो फर्स्ट जनरेशन यूज़ करनी है, और एंड लाइन पे हमारे पास क्लोज़ापीन है, लेकिन क्लोज़ापीन हमें ल्यूकोपीनिया कराती है, ठीक है। इसलिए आपने CBC मॉनिटर करना है। सारा आपको कॉन्सेप्ट हो गया है। आपको पता चल गया कि सीरोटोनिन ब्लॉकेज की क्या साइन सिम्टम्स हैं, रिदमियाज ये ड्रग्स कराती हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम करा सकती हैं, आई डिपॉजिट्स और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करा सकती हैं। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर ड्यू टू डोपामिनर्जिक ब्लॉकेज, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक्यूट डिस्टोनियास, एकाइनेजिया, एकथीजिया और टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये मैं भी आपको आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो हमने कहा था कि इनका ज़्यादा सीरोटोनिन ब्लॉकेज इफेक्ट है एंड रिलेटिवली वीक डोपामिन ब्लॉकेज इफेक्ट है। इसमें जो आपको मेनली आनी चाहिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें रिस्पेरिडोन है, क्लोज़ापीन और ओलेंजापीन, ठीक है। तो इसमें जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हम सेकंड जनरेशन या एटिपिकल से स्टार्ट करेंगे, नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फर्स्ट जनरेशन पे जाएंगे, और जो क्लोज़ापीन है दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिजीज़, कि जब सवेयर आपके पास डिजीज़ है जो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करी, देन वी विल गो फॉर क्लोज़ापीन। सेकंड जनरेशन का वही है कि फ्यूअर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एंड एक्स्ट्रा कोलिनर्जिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स मैंने आपको अलहदा से बता दिए हैं, ठीक है। अब लेस साइड इफेक्ट्स हैं तो प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक्स आर द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और सेकंड जनरेशन का मतलब है कि बाद में आएंगे, लेकिन दे आर फर्स्ट लाइन। अब साइड इफेक्ट्स के हम यहीं पे, क्योंकि हमने मेजोरिटी थ्योरी डिस्कस कर लिया, तो हम यहीं पे साइड इफेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते। तो एक तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया कि एक हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट आर ड्यू टू डोपामिनर्जिक ब्लॉकेज, ठीक है, कि डोपामिन की ज़्यादा ब्लॉकेज क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कर रही हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के साथ हमें ये ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। तो उसमें हमने एक तो बात की थी कि ब्रेन में जब D2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम्स मैंने आपको जिक्र किया था। डोपामिनर्जिक ब्लॉकेज में वी हैव एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम्स। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम्स की अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम्स में हमारे पास बेसिकली वी हैव दीज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो डोपामिन ब्लॉकर की ड्रग यूज़ डिक्रीज़ कर दो, D2 ब्लॉकर को काम कर दो, या फिर एंटीकोलिनर्जिक ऐड कर दो, क्योंकि ये साइन सिम्टम्स आ रहे थे ड्यू टू अनअपोज्ड एसिटाइलकोलिन इन ब्रेन। तो वही है एंटीकोलिनर्जिक्स, और साथ है कि डिक्रीज डोज रिडक्शन, ठीक है। ये बार बार यही है, डिक्रीज डोज या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपने यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ड्यूरेशन के साथ साथ हम इनको ना डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते विद इन आवर्स जो आपको होता है ना, कि कुछ घंटों के अंदर, दैट आर एक्यूट डिस्टोनियाज। और एक्यूट डिस्टोनियाज मैंने आपको जिक्र किया था कि प्रोलॉन्ग पेनफुल मसल कंट्रैक्शन और स्पैज़म, डिस्टोनिया का, और एक्यूट मतलब फ़ौरन से, इसलिए आवर्स में, पेनफुल मसल कंट्रैक्शन और स्पैज़म, ठीक है। जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है कि पेनफुल मसल कंट्रैक्शन हुई है, दैट इज़ एक्यूट डिस्टोनिया। ये आपको यूजुअली प्रेजेंट कर देता है विद इन आवर्स, ठीक है। अब आवर्स के बाद अगली जो कैटेगरी आएगी वो आएगी डेज। तो डेज में एकथीजिया वही है जो मैंने आपको बताया था कि रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी लगी होगी, इसलिए जब भी बेचैनी हो तो वी कैन ऑल्सो गिव बेंजोडाइजेपिन पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। तो बेचैनी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एकथीजिया बेचैनी। एकथीजिया सारे ए से शुरू हो रहे हैं। एकथीजिया आपको मिल रहा है विद इन डेज। अब डेज के बाद वीक्स में क्या आएगा, पार्किंसोनिज्म, वही जो मैंने बात की थी कि कोगविल रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया, और फिर छोटे छोटे स्टेप्स में चल रहे होते हैं विद शफलिंग गेट। तो सूडो पार्किंसोनिज्म ये आपको मिलेगा विद इन वीक्स, ठीक है। तो एक्यूट डिस्टोनिया, एकथीजिया, डिस्काइनेजिया या फिर सूडो पार्किंसोनिज्म। और जो मंथ्स में होता है वो क्या होता है, डेट इज़ टार्डिव डिस्काइनेजिया। इसमें होता है कि जब क्रॉनिकली डोपामिन ब्लॉकेज आपने की हुई है तो रिसेप्टर्स ही डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको आदत ही नहीं रहती डोपामिन की स्टिमुलेशन की, इसलिए ये कंडीशन इरिवर्सिबल भी हो सकती है। तो ये क्या है, पेनलेस, इनवॉलेंट्री
ओरोफेशियल मूवमेंट, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़बान निकली हुई है, लिप स्मैकिंग हो सकती है, कभी ज़बान निकाल रहा हो सकता है, इस तरह की मूवमेंट्स आर टार्डिव डिस्काइनेसिया। अब आपको समझ लग गई है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, अनअपोज्ड एसिटाइलकोलिन की वजह से मैनेज किस तरह से करने हैं। विद इन आवर्स वी कैन गेट एक्यूट डिस्टोनिया, विद इन डेज वी कैन गेट एकथीसिया, विद इन वीक्स वी कैन गेट सूडो पार्किंसनिज्म एंड विद इन मंथ्स वी कैन गेट टार्डिव डिस्काइनेसिया। बाकी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक में थे उसमें एक तो थे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। फिर आपने बार बार एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था कि डोपामीन जो है, डोपामीन ब्लॉक करता था हमेशा प्रोलैक्टिन को, ठीक है। डोपामीन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सेक्रीशन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब डोपामीन को ये आपने ब्लॉक कर दी है, तो जब डोपामीन ही ब्लॉक हो गई, जब डिक्रीज डोपामीन हो गई, तो अब प्रोलैक्टिन को तो कोई ब्लॉक नहीं कर सकेगा। जब ब्रेन से डोपामीन कम आए, क्योंकि आप डोपामीन ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कुछ नहीं कर सकता, तो प्रोलैक्टिन विल इंक्रीज। अब प्रोलैक्टिन आपको पता है क्या कराता है, मिल्क की इजेक्शन कराता है। तो इसके साथ जो एडिशनल आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, दैट इज़ गलेक्टोरिया, के मिल्क प्रोडक्शन हो रही है और जो मेल है उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड गाइनिकोमेस्टिया। तो जो एक कैटेगरी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स थी वो थी ड्यू टू डोपामीन ब्लॉकेज, वो मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड गलेक्टोरिया एंड गाइनिकोमेस्टिया, और ये होंगे मोर विद फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। वो मैंने आपको बता दिया सारा कि एंटीकोलिनर्जिक, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है इससे, एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट एंटी मतलब अगेंस्ट कोलिनर्जिक कोलिन। तो डिक्रीज एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या होगा, ड्राई माउथ, ड्राई आइज, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी डिटेंशन। और ये भी हमने बात की कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी फर्स्ट जनरेशन के ज़्यादा हैं विद एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। तो वो हो गए। थर्ड कैटेगरी हमने कहा था ड्यू टू हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज, वो हमने कहा था हमें सेकंड जनरेशन के साथ मिल रहे हैं। उसमें भूख ज़्यादा लग रही थी, वेट बढ़ा था, डायबिटीज़ और ओबेसिटी। फिर उसके बाद हमने बात की कि एडिशनली आपको जो है एंड पे हम बात करेंगे कार्डियक रिदमियास और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की, ये भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा किसी भी ड्रग की तरह ये जो ये वाली ड्रग्स हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें स्किन पे रैश बन सकता है। और क्लोज़ापीन के लिए हमने कहा कि इट इज़ नोटोरियस फॉर क्लोज़ापीन के ये आपके वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर ले या फिर एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कर ले, कि जो आपकी बॉडी में ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी जो प्रोलिफरेशन है वो कम कर ले, ठीक है। तो क्लोज़ापीन इज करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल काउंट को आपके कम कर सकती है और आपको फोटोसेंसिटिव डर्माटाइटिस हो सकता है। तो यही सारी कॉम्प्लिकेशंस है। एंड पे हमने बात की थी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साथ आई में, कोर्निया और रेटिना में डिपॉजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा डोपामिन ब्लॉकेज की वजह से, एंटीकोलिनर्जी की वजह से, सीरोटोनिन ब्लॉकेज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कोर्नियल रेटिनल डिपॉजिट्स, कार्डिक रिदमियाज एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब कार्डिक रिदमियाज और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वही बात है कि ड्यू टू डोपामिन ब्लॉकेज क्या है, पार्किंसनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, एकाइनेसिया, एकथीसिया, गलेक्टोरिया, गाइनिकोमेस्टिया, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन। फिर सीरोटोनिन ब्लॉकेज से वही कि भूख ज़्यादा लगेगी, वज़न ज़्यादा, टाइप 2 डायबिटीज़, ये हमने डिस्कस कर लिए। फिर हमने कहा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, ओकुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आगे है कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अब इस पे हम बात करेंगे। हमारे पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, इसमें भी बेसिकली ये भी आपके पास एक्स्ट्रा पिरामिडल की ही एक कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिसमें से हेलोपेरिडोल इज़ करेक्टरिस्टिक। हेलोपेरिडोल जो कि हमने जिक्र किया था, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। तो जो हेलोपेरिडोल है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इसके साथ करेक्टरिस्टिक रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि इसके रिएक्शन में पेशेंट को क्या हो सकता है कि एकदम, क्योंकि वही बातें जो अभी तक हम कर रहे थे कि
ब्रेन में जब डोपामिन ब्लॉकेज होगी तो अनअपोजिटाइलकोलिन और वही सारी बातें। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पूरी बॉडी में एकदम रिजिडिटी डेवलप हो जाएगी, पूरा जिस्म सख्त हो जाएगा, ट्रेमर्स, रिजिडिटी। अब जब पेन मसल कंट्रैक्शंस होंगी तो क्या होगा, साथ बॉडी का टेम्परेचर रेस करेगा और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का शूट कर जाएगा और पेशेंट फिर डिलीरियम में जाना स्टार्ट हो जाएगा। डिलीरियम का मतलब है कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल फॉल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला सारा अगर ट्राइएड एकदम आना शुरू हो जाए कि बॉडी में एकदम पेनफुल, फुल बॉडी रिजिड हो गई है, फीवर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, बॉडी में झटके पड़ रहे हैं, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल ख़राब होता जा रहा है, तो दैट इज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यूजुअली जब आपको इस तरह का होगा तो आप फ़ौरन से क्या करोगे, आप जो है ड्रग को स्टॉप करके ड्रग को इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करोगे, इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करोगे और आईसीयू में ऑब्वियसली जाके उसको सबसे पहले वाइटली स्टेबल करोगे। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो आप उसको डी वार्म करोगे, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल करोगे, साथ उसको फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोगे ताकि उसका डिहाइड्रेशन और जो कंट्रैक्शंस हैं वो सपोर्ट कर जाए। तो आप जो है आपने उसका बॉडी टेम्परेचर लोअर किया, उसको आपने फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स दिए। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन और डेंट्रोलिन, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टीन और डेंट्रोलिन। लेकिन इसमें 20% पेशेंट ट्रीटमेंट के बगैर और 5% ट्रीटमेंट के साथ डाई कर जाते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैब्स पे ना आपको लैब्स पे मार्कली एलिवेटेड टीएलसी मिलता है, वाइट ब्लड सेल काउंट, और केराटिन फॉस्फोकाइनेज, क्योंकि मसल की रिजिडिटी होती है तो मसल रिजिडिटी से मसल डैमेज और केराटिन फॉस्फोकाइनेज विल बी एलिवेटेड। तो जितनी रिजिडिटी होती है तो इस तरह की रिजिडिटी हमें टेटनी और बोtulism वगैरह में मिलती है, तो इसलिए इसके डिफरेंशियल्स में वो सारी डिजीज़ आती हैं। सो इट इज़ अ रेयर सिंड्रोम, हेलोपेरिडोल इज़ मोस्ट लाइकली कॉज करेक्टराइज्ड बाय डिलीरियम, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन एंड फीवर। वही बात के टेटनी बोtulism के साथ क्योंकि स्टिफनेस वगैरह हो जाती है बॉडी में, टीएलसी और केराटिन फॉस्फोकाइनेज एलिवेटेड होगा। मैनेजमेंट में आपने इमीडिएटली स्टॉप एंटीसाइकोटिक एंड शिफ्ट टू आईसीयू, वहाँ पे हाइड्रेट करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। डेंट्रोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टीन कैन बी हेल्पफुल। मोर्टेलिटी इज़ 5% इन ट्रीटेड एंड 20% इन अनट्रीटेड। लाइक अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो 20% विल एक्सपायर, और अगर ट्रीटमेंट के साथ 5% विल एक्सपायर। फिर एरिथमियाज हम जिक्र कर चुके हैं कि क्यूटी प्रोलोंगेशन के साथ वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, टॉर्सेट्स और सडन डेथ हो सकती है, तो आपने इमीडिएटली ड्रग को स्टॉप करके ईसीजी मॉनिटर करके ट्रीट एरिथमिया को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। तो ये अब मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, उनकी कैटेगरीज़ का, उनके साइड इफ़ेक्ट्स का, ठीक है। अब आगे ना साथ जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के साथ ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हम बात कर चुके हैं कि उसमें यूजुअली हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की एंग्जाइटी भी कम हो और पेशेंट को आराम से नींद आ जाए। तो उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं दो पोटेंट बेंजोडाइज़ेपिन में, दैट आर क्लोनाज़ेपैम एंड लोराज़ेपैम। तो बेंजोडाइज़ेपिन क्योंकि आप नींद के लिए दे रहे हो तो आपने बेड टाइम पे देना है, ठीक है। तो क्लोनाज़ेपैम हमारे पास, अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है डोजेस याद करने की, बस उनको पता होना चाहिए कि साथ आपने हाई डोज बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हो फॉर स्लीप एंड एजिटेशन। तो उसमें वी हैव क्लोनाज़ेपैम एंड लोराज़ेपैम। जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शंस लिखनी है तो क्लोनाज़ेपैम आपने प्रिस्क्रिप्शन में लाजमी ऐड करनी है विद एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक पे भी मैं डिटेल में बात करूँगा, किस ब्रांड से आती है, किस डोज से आती है, आपने किस तरह से देनी है, किस तरह से मैनेज करना है। तो क्लोनाज़ेपैम जो है वो आपके पास बेसिकली नाजी या फिर रिवोट्रिल के नाम से आती है, 0.5 से 2 मिलीग्राम की गोली बेड टाइम पे, या लोराज़ेपैम आपने 1 to 2 मिलीग्राम बेड टाइम पे देनी है, एटीवॉन के नाम से आती है, ठीक है। सो आपने बेड टाइम पे बेंजोडाइज़ेपिन ऐड करनी है। इट कैन बी क्लोनाज़ेपैम और लोराज़ेपैम, ठीक है। ब्रांड आप कोई सा भी याद कर लें, डोजेज आपको याद करनी पड़ेंगी। 0.5 से 2 मिलीग्राम में क्लोनाज़ेपैम आती है और 1 से 2 मिलीग्राम में लोराज़ेपैम आती है। तो प्रिस्क्रिप्शन में एक तो बेंजोडाइज़ेपिन बेड टाइम पे ऐड होगी ही होगी। अब जो एंटीसाइकोटिक्स है ना, इनकी क्या आपने किस तरह से डोजिंग करनी होती है।
एंटीसाइकोटिक का एल्गोरिदम, डोजेज और ब्रांड्स में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एंटीसाइकोटिक्स में ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमने स्टार्ट करना है सेकंड जनरेशन से, नहीं फ़र्क पता तो वी विल गो फॉर फर्स्ट जनरेशन, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो एंड पे वी हैव क्लोज़ापिन की ऑप्शन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इनमें यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स में आपको ना कॉमन जो यूज़ होती हैं ड्रग्स उनका बता देता हूँ। सेकंड जनरेशन, अच्छा जी, इनको भी आप यूजुअली बेड टाइम पे देते हो, बेड टाइम पे दे दिया आपने। अगर एक दफ़ा से नहीं कंट्रोल हो रहा बीडी डोजिंग करनी तो सुबह शाम पे भी आप इन डोज को ऐड कर सकते हो, बेड टाइम या फिर सुबह शाम। ब्रांड और डोजेज में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एल्गोरिदम भी मैंने आपको बता दिया। इट कैन बी मेंटेन ऑन वंस डेली एट बेड टाइम और बीडी डोजिंग, बीडी मतलब ट्वाइस डेली। अब ये जो है ना 3 ड्रग्स जो ऊपर मैंने मेंशन किए, ये मोस्टली हम दे रहे होते हैं विद बेंजोडाइजेपिन। ये प्रिस्क्रिप्शन है आपकी कि आपने जो सेकंड जनरेशन थी ना उसमें ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन या एरिपिप्राजोल, इसमें से एक ड्रग देनी है और साथ आपने एक हाई डोज बेंजोडाइजेपिन देनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि इट कैन बी लोरेज़ेपैम और इट कैन बी क्लोनाज़ेपैम। ठीक है, क्लोनाज़ेपैम यूजुअली हम दे देते हैं, रिवोट्रिल या नाजी के नाम से टैबलेट बेड टाइम पे हम ऐड कर देते हैं, उससे एजिटेशन और स्लीप में हेल्प होता है। और एक हमने एंटीसाइकोटिक्स शुरू में स्टार्ट करानी होती है। अब इट कैन बी ओलेंजापिन, इट कैन बी रिस्पेरिडोन एंड इट कैन बी एरिपिप्राजोल। तो रिस्पेरिडोन रिस्प के नाम से आती है 1 मिलीग्राम में, ओलेंजापिन ओलेंजिया के नाम से आती है। तो बड़ा इजी है इनके ब्रांड याद करना, रिस्प RISP, ओलेंजापिन तो ओलेंजिया, एरिपिप्राजोल एरिपिप। ठीक है, डोजेज आपको याद करनी पड़ेंगी, रिस्प 1 मिलीग्राम में, ओलेंजापिन 5 मिलीग्राम है और एरिपिप्राजोल 10 मिलीग्राम है। फाइनल ईयर वालों ने सिर्फ नाम याद करने हैं, कोई ब्रांड और डोजेज याद नहीं करने। फिर एंड पे आपके ना यूजुअली आप जब नहीं कंट्रोल हो रहा था, फिर जब आप सेकंड लाइन पे डालते हो तो वो आप फिर हेलोपेरिडोल पे डालते हो। सेकंड लाइन जो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग है दैट इज़ हेलोपेरिडोल। तो टैबलेट सेरिनेस के नाम से आती है, 5 से 10 मिलीग्राम आप सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टैबलेट रिस्प के साथ आपने टैबलेट नाजी स्टार्ट करा दी, आपकी प्रिस्क्रिप्शन बन गई कि आपने एक बेंजोडाइजेपिन देनी है पोटेंट और एक आपने एंटीसाइकोटिक देनी है। एंटीसाइकोटिक में इनिशियली आपने सेकंड जनरेशन देनी है, नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन पर नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर क्लोज़ापिन। ठीक है, तो एंड पे आपने क्लोज़ापिन फॉर रेजिस्टेंट केसेस। तो ये ब्रांड और डोजेज मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, टैबलेट रिस्प टेरिप। अब डोजेज में मैंने बता दी कि बेंजोडाइजेपिन रात को देंगे, एंटीसाइकोटिक इनिशियली बेड टाइम पे देंगे, अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो सुबह शाम में ऐड कर देंगे। अब होता क्या है कि जब पेशेंट आपके पास आता है ना, तो इनिशियली तो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो साइकोसिस के साथ आएगा, तो अगर तो वो नोन केस है उसका स्किज़ोफ्रेनिया का, अगर तो वो नोन केस है आपके पास ये पेशेंट आया है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आया कि उसके अटेंडेंट बता रहे हैं कि ये नॉन केस है साइकेट्री का, कि नया फर्स्ट टाइम है। अगर फर्स्ट इनकाउंटर है तो आपने फ़ौरन से एडमिट कर लेना है, और अगर नॉन केस है तो आप उसको OPD बेस पे मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अगर फर्स्ट है तो आपने एडमिट किया, और जब भी पेशेंट इतने ज़्यादा साइकोसिस के साथ है ना, तो आपने पेशेंट को कूल डाउन करना है। ठीक है, एमरजेंसी में या फिर वार्ड में आपने उस पेशेंट को कूल डाउन करना है। तो कूल डाउन के लिए भी आप बेंजोडाइजेपिन और एंटीसाइकोटिक ही दे रहे हो, लेकिन आप पारेंट्रल दे रहे हो। तो आप क्या कहते हो, यूजुअली डायजीपाम का इंजेक्शन लगवा देते हो। इंजेक्शन डायजीपाम बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हॉस्पिटल में, 5 से 10 मिलीग्राम आपने लगवा देना है, और साथ आपने इंजेक्शन हेलोपेरिडोल जो कि सेरिनेस के नाम से आता है 5 मिलीग्राम लगवा देना। ठीक है, तो इंजेक्शन हेलोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल यूजुअली आप IM भी आप लगा सकते हो, डायजीपाम और हेलोपेरिडोल आपने इंट्रामस्कुलर दे देने हैं। अगर आपने एंटीसाइकोटिक और बेंजोडाइजेपिन इनिशियली आपने पारेंट्रल दिए तो उसका एक्यूट एपिसोड रिजॉल्व कर गया। ठीक है, एक्यूट एपिसोड रिजॉल्व कर गया। अब जब एक्यूट एपिसोड रिजॉल्व कर गया ना, तो अब आप उस पेशेंट को उसके बाद उसकी तफसील से पेशेंट की एजुकेशन काउंसलिंग करते हो। ठीक है, उसकी बीमारी और नेचर ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताते हो, रीशोर करते हो, फैमिली को एजुकेट करते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हो, सोशल सपोर्ट दे के मेडिकेशन पे डिस्चार्ज करते हो। तो जो मेडिकेशन पे आप डिस्चार्ज करते हो ना इनिशियली, तो उसमें वही होता है कि आप रात के टाइम एक बेंजोडाइजेपिन देते हो, जो कि मैंने बात की, इट विल बी क्लोनाज़ेपैम और लोरेज़ेपैम। और एंटीसाइकोसिस के लिए आप इनिशियली आप देते हो सेकंड जनरेशन
जो कि ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। तो ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आप कोई सी भी दे सकते हो। यू कैन गो फॉर ओलेंजापिन, यू कैन गो फॉर रिस्पेरिडोन, यू कैन गो फॉर एरिपिप्राजोल। तो टैबलेट ओलेंजिया 5 मिलीग्राम दे सकते हो, रिस्प दे सकते हो, एरिपिप दे सकते हो। अगर सेकंड जनरेशन पे नहीं रिस्पॉन्ड करता, मरीज़ को बताना है कि 2 से 4 हफ्ते लगेंगे दवाई को काम करने पे। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो देन वी गो फॉर फर्स्ट जनरेशन, और अगर उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो देन वी गो फॉर क्लोजापीन। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज। फिर बाद में आप फॉलोअप करवाते हो, तो ये सारी मैनेजमेंट है। अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर एक्यूट अटैक है तो हेलोपेरिडोल लगवाना है 5 मिलीग्राम और डायज़ीपाम लगवाना है। उसके बाद अगर तो रिलैप्स और क्रोनिक था तो आउट पेशेंट पे मैनेज करना, अगर पहला था तो एडमिट कर लिया। अब आपने ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक स्टार्ट की, तो कि सेकंड और साथ बेंजोडाइजेपिन शुरू की। ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक में ओलेंजा हो सकती है, रिस्प हो सकती है और एरिपिप्राजोल हो सकती है और साथ बेंजोडाइजेपिन। 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। अगर नहीं रिस्पॉन्स हो रहा तो गो फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो गो फॉर क्लोजापीन। ठीक है, अब ड्यूरेशन कितनी है? अगर तो पेशेंट को सिर्फ एक ही एपिसोड आता है तो आपने 1 से 2 साल के लिए ट्रीटमेंट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट को रिलैप्स आ गया तो फिर आपको कई साल तक ट्रीटमेंट स्टार्ट रखना पड़ेगा। बाकी सोशल ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसने आपने उसको सोशल और ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन भी करनी है और बार बार बुलाना है। फॉलोअप से क्लोजअप नहीं ले रहा तो CBC भी मॉनिटर होगी वीकली। ठीक है, अब ब्रीफली साहब मैंने आपको सारा बता दिया कि एमरजेंसी में किस तरह मैनेज करना है। अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो एडमिट करना है, अगर रिकरेंट है तो फिर घर भेज देना आपने। ठीक है, आपने बेंजोडाइजेपिन और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक देनी है। फॉलोअप्स करवाने, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो गो फॉर फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक, और अगर उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करा तो गो फॉर क्लोजापीन। 12 साल रिहेबिलिटेशन करनी है, साथ आपने सारा उसको एजुकेशन एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज़ हाउ वी मैनेज पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। सारा एल्गोरिदम, सारी ब्रांड, डोजेस, हिस्ट्री किस तरह से लेनी है, डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, डिफरेंशियल्स किस तरह से रूल आउट करने हैं, ये सारा में। प्रोग्नोसिस क्या होता है कि यूजुअली जो 1/3 पेशेंट है वो तो इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन जो 1/3 बेचारे पेशेंट हैं वो हमेशा के लिए, आपके जो 1/3 है वो इम्प्रूव कर जाएंगे। जो 1/3 पेशेंट हैं वो क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में चलेंगे जाएंगे, जिसमें हमने कहा था नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है काम करने की, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, पेशेंट ऑटिज्म में, सोशल विड्रॉवल में चला गया है, और 1/3 इसी तरह के बार बार रिलैप्सेस होते रहते हैं। और हमने बात की थी कि 10% पेशेंट विल सुसाइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया।